जब फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की तो पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगी। फिल्म की कहानी देशभक्ति, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और एक ऐसे अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती थी जिसे भारत का सबसे चालाक रणनीतिकार माना जाता था, और उस किरदार की प्रेरणा थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। फिल्म की सफलता के बाद अचानक सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह अजीत डोभाल की चर्चा होने लगी। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ दुश्मन भी पैदा होते हैं, और इस बार दुश्मन सिर्फ नाराज नहीं थे, वे बदला लेना चाहते थे। एक सोमवार की रात फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर अपनी अगली फिल्म धुरंधर 2 की तैयारी कर रहे थे। कुछ सीन ऐसे थे जिनके लिए उन्हें असली इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की जानकारी चाहिए थी, इसलिए वे दिल्ली के 5 जनपथ रोड स्थित अजीत डोभाल के घर पहुंचे। कमरे के अंदर दोनों लोग ऑपरेशंस और मिशन की बातें कर रहे थे, लेकिन उसी समय घर के बाहर सड़क पर 2 संदिग्ध लोग कई घंटों से चक्कर काट रहे थे। उनकी बाइक धीरे धीरे गेट के आसपास घूम रही थी। उनके पास एक काला बैग था और उस बैग के अंदर था 1 किलो RDX। उनका प्लान साफ था, जैसे ही मौका मिले वे डोभाल के घर के पास पहुंचेंगे और बैग फेंककर एक बड़ा धमाका करेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस आदमी को वे निशाना बना रहे हैं वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि भारत की इंटेलिजेंस दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। डोभाल को इस पूरी साजिश की भनक पहले ही लग चुकी थी। जैसे ही बाइक गेट के पास आकर रुकी, अचानक अंधेरे से 2 मार्शल कमांडो बिजली की तरह निकले। कुछ ही सेकंड में दोनों संदिग्ध जमीन पर थे। उनका बैग कमांडो के हाथ में था और धमाका होने से पहले ही साजिश खत्म हो चुकी थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि यह हमला असली मिशन नहीं था। यह सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल थी। असली हमला अभी बाकी था। अगले दिन दोपहर 2 बजे अजीत डोभाल को खमानी ऑडिटोरियम में उन नए अधिकारियों को संबोधित करना था जो भविष्य में देश की सुरक्षा संभालने वाले थे। लेकिन साजिशकर्ताओं ने उसी ऑडिटोरियम के अंदर पहले ही एक खतरनाक बम फिट कर दिया था, और धमाके में सिर्फ 15 घंटे बाकी थे। सुबह 10 बजे अजीत डोभाल अपनी गाड़ी से प्रधानमंत्री आवास की तरफ रवाना हुए। वहीं दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में लगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं और बम की टाइमिंग कम होती जा रही थी। अब धमाके में सिर्फ 4 घंटे बाकी थे। प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत डोभाल का स्वागत करते हैं। मोदी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अजीत जी, ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में पता चला। देश का हर नागरिक आपका ऋणी रहेगा। डोभाल हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका देते हैं। लेकिन तभी उनके पर्सनल फोन पर एक मैसेज आता है। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, रेड अलर्ट। डोभाल की भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उनके इस निजी नंबर पर कोई अलर्ट नहीं आता था। इस नंबर के बारे में पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति जानता था, गृह मंत्री अमित शाह। डोभाल तुरंत प्रधानमंत्री से अनुमति लेते हैं और सीधे गृह मंत्रालय की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद गृह मंत्रालय के अंदर एक गुप्त कमरे में सिर्फ 2 लोग बैठे थे, अमित शाह और डोभाल। अमित शाह धीमी आवाज में कहते हैं, मेरे पास अभी अभी एक मैसेज आया है। वो अपना फोन डोभाल की तरफ बढ़ाते हैं। स्क्रीन पर लिखा था, हिंदुओं, तुम सब और तुम्हारा इलाज आज से शुरू होगा। आज तुम्हारे एक बहुत बड़े गुर्गे का अंत होगा। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा जाती है और घड़ी बता रही थी धमाके में अब सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। अमित शाह गंभीर आवाज में कहते हैं, हमें नहीं पता यह संदेश किसके बारे में है, लेकिन अगर यह मेरे पास आया है तो इसका मतलब है किसी बड़ी शख्सियत की जान खतरे में है। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहता है। फिर डोभाल बिना कुछ बोले बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद डोभाल के ऑफिस में एक गोपनीय बैठक शुरू होती है। कमरे में सिर्फ 3 लोग बैठे थे, डोभाल, रॉ के चीफ रवि सिन्हा और IB डायरेक्टर तपन कुमार डेका। रवि सिन्हा कहते हैं, सर, ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद कई आतंकवादी संगठन नाराज हैं। संभव है वे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करना चाहते हों। डोभाल कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, नहीं, इतना बड़ा ऑपरेशन फेल होने के बाद वे इतनी जल्दी प्रधानमंत्री पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। कमरे में मौजूद दोनों अधिकारी एक दूसरे को देखते हैं। डोभाल घड़ी की तरफ देखते हैं और शांत आवाज में कहते हैं, मुझे खमानी ऑडिटोरियम जाना होगा। और उसी समय घड़ी बता रही थी धमाके में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। लेकिन इस साजिश की शुरुआत असल में 10 घंटे पहले हो चुकी थी। रात के करीब 4 बजे मुंबई के एक 5 सितारा होटल में एक भव्य पार्टी चल रही थी। बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां वहां मौजूद थीं, लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो दिखने में बिजनेसमैन लग रहे थे, पर असल में बैन किए गए संगठनों से जुड़े थे। कमरे में तेज म्यूजिक, महंगी शराब और जाम टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन उसी भीड़ में एक 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा आदमी चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में भी ग्लास था, लेकिन वो शराब नहीं पी रहा था। उसकी आंखें हर चेहरे को पढ़ रही थीं और उसके कान हर बातचीत पर लगे हुए थे।
क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था विक्रम प्रताप सिंह, ऑपरेशन ऑक्टोपस का हीरो। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर जाती है जहां कुछ लोग नशे में बातें कर रहे थे। उनमें से एक बॉलीवुड का मशहूर चेहरा लड़खड़ाती आवाज में कह रहा था, मकसद पूरा हुआ अनीस भाई। अनीस मुस्कुराकर कहता है, कल दोपहर में कुछ ऐसा होगा जिसे हिंदुस्तान सालों तक याद रखेगा। विक्रम के कान खड़े हो जाते हैं। कुछ ही पल बाद वो बॉलीवुड वाला आदमी टेबल पर एक बैग रखता है। बैग खुलता है, अंदर नोटों की गड्डियां चमक रही थीं। पूरा 1 करोड़। अनीस बैग उठाता है और होटल से बाहर निकल जाता है। विक्रम भी चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ता है। कुछ देर बाद दिल्ली में अजीत डोभाल का फोन बजता है। सुबह के 5 बजे। फोन के दूसरी तरफ विक्रम था। वो कहता है, सर, धमाका दिल्ली में कल दोपहर होने वाला है। डोभाल की आंखें गंभीर हो जाती हैं और उसी समय ऑपरेशन ऑक्टोपस पार्ट 2 शुरू हो जाता है। और अंत में 4 मिनट पहले बम के तार काट दिए जाते हैं। 5 आतंकी गिरफ्तार हो जाते हैं और एक बार फिर अजीत डोभाल अपनी चालाकी से मौत को मात दे देते हैं।